नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सुमन सिंह। मैं शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागसे बनिया भोपाल से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं वाणिज्य संकाय के विषय लेखा शास्त्र में अध्याय 3 लेन देनों का अभिलेखन में हम व्यावसायिक सौदों और स्रोत प्रलेख के बारे में समझेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रमाणक किसे कहते हैं, इसे कैसे तैयार किया जाता है, लेखांकन समीकरण क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और खातों में जो नाम और डेबिट करने के नियम, नाम डेबिट या जमा क्रेडिट करने के नियम क्या है। बच्चों, आपने पूर्व के अध्यायों में ये समझा कि लेखांकन क्या है एवं लेखांकन की पद्धतियां कौन-कौन सी हैं। अब हम इस अध्याय में व्यावसायिक सौदों एवं लेखांकन के नियमों का अध्ययन करेंगे। आज हमारी विषय वस्तु के मुख्य बिंदु हैं व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख, लेखांकन समीकरण, नाम एवं जमा का प्रयोग। बच्चों, व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख में हम बच्चों व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आपकी माताजी उनके लिए दवाइयाँ खरीदने हेतु आपको बाजार भेजती हैं। आप नगद राशि चुकाकर दवाइयाँ खरीद लेते हैं। इस व्यवहार में आप नगद राशि देते हैं और दवाइयाँ पाते हैं। लेकिन यदि बाद में किसी कारण से कोई समस्या आती है तो दुकानदार खरीदी के प्रमाण स्वरूप आपसे नगद पत्रक या कैश मेमो की मांग करेगा। यदि आपने पूर्व में नगद पत्रक ले लिया है तो वह इस लेन देन को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य का काम करेगा। इस प्रकार के लिखित प्रलेख या साक्ष्य को ही हम मूल प्रलेख, सोर्स डॉक्यूमेंट या प्रमाणक या स्रोत प्रलेख कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल प्रलेख का अर्थ। मूल प्रलेख किसी भी व्यापारिक लेन देन के विवरण का सर्वप्रथम रिकॉर्ड होते हैं। यह प्रलेख लेन देन की तिथि, राशि और संबंधित पक्षकार के साथ साथ व्यवहार की प्रकृति के विषय में भी जानकारी देते हैं। लेखा पुस्तकों में हमेशा मूल प्रलेखों के आधार पर ही लेखा प्रविष्टियां की जाती हैं। मूल प्रलेखों में हम शामिल करते हैं नगद पत्रक, बीजक, चेक, ड्रॉट, बैंक जमा की पर्ची, नाम की चिट्ठी, जमा की चिट्ठी, बिजली या टेलीफोन के बिल, नकदी भुगतान की रसीद इत्यादि शामिल किए जाते हैं। मूल प्रलेख के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, बाह्य बाह्य सहायक प्रमाणक और आंतरिक सहायक प्रमाणक। बाह्य सहायक प्रमाणक वे प्रमाणक होते हैं जो बाहरी पक्ष अर्थात तृतीय पक्षकारों द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं नगद पत्रक, जो कैश मेमो हमें दुकानदार देता है। तो नगद पत्रक जो कि नकदी पाने वाला विक्रेता बनाता है अर्थात तृतीय पक्षकार द्वारा बनाया जाता है। दूसरा उदाहरण किराए की रसीद जो कि मकान मालिक बनाता है। मूल प्रलेख का दूसरा भाग है आंतरिक सहायक प्रमाणक। आंतरिक सहायक प्रमाणक ये प्रमाणक व्यापार करने वाली संस्था द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं, किंतु इनकी वैधता को व्यवहार से संबंधित अन्य पक्ष प्रमाणित करता है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं बैंक में रुपए जब जमा करने पर जमा की पर्ची पर राशि प्राप्त करने वाले बैंक कर्मचारी द्वारा बैंक की मुहर लगाकर हस्ताक्षर करना। जब हम बैंक में जाते हैं तो हमारे द्वारा बैंक में पैसे जमा करने हेतु एक पर्ची भरी जाती है और उसको प्रमाणित करने का कार्य बैंक कर्मचारी द्वारा किया जाता है। अब
मूल प्रलेख की विशेषताएं। पहली विशेषता, यह लिखित प्रलेख होते हैं। इनमें व्यवहार का पूर्ण विवरण दिया रहता है। यह संपन्न होने वाले व्यवहार के प्रमुख प्रमाण होते हैं। जो भी व्यवहार हम संपन्न करते हैं, इसका मुख्य प्रमाण ये मूल प्रलेख होते हैं। यह व्यापारिक व्यवहारों के अंतर्गत बनाए जाते हैं और इन पर बनाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि मूल प्रलेख और प्रमाणक एक जैसे ही हैं, परंतु इनमें लेखांकन की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रमाणक, मूल प्रलेख हमने देख लिया, अब हम प्रमाणक का अर्थ समझते हैं। प्रमाणक का अर्थ, व्यापार में संपन्न होने वाले व्यवहारों को प्रमाणित करने के लिए जो लिखित प्रलेख या साक्ष्य होता है, उसे प्रमाणक अथवा वाउचर कहा जाता है। ये वे प्रलेख होते हैं जिनके आधार पर लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा किया जाता है। प्रमाणक से यह भी स्पष्ट होता है कि सौदे की प्रकृति के आधार पर किस पक्ष को डेबिट किया जाना है और किसे क्रेडिट किया जाना है। प्रमाणक को हम लेखांकन प्रमाणक भी कहते हैं, क्योंकि ये लेखा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेखांकन प्रमाणक के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, रोकड़ प्रमाणक और गैर रोकड़ प्रमाणक। रोकड़ प्रमाणक, ये प्रमाणक नगद प्राप्ति अथवा नगद भुगतान के लिए प्रमाण होते हैं। चेक की प्राप्ति या चेक के भुगतान के समय भी इन्हीं प्रमाणकों को तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रमाणक को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, डेबिट प्रमाणक और क्रेडिट प्रमाणक। डेबिट प्रमाणक, ये नगदी भुगतान देने पर संबंधित पक्षकार से प्राप्त होने वाला लिखित प्रमाणक होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, नगद माल खरीदने पर विक्रेता से प्राप्त होने वाला नगद पत्रक, अथवा लेनदार को भुगतान करने पर प्राप्त होने वाली रसीद, या वेतन, मजदूरी या अन्य व्ययों का भुगतान करने पर भी डेबिट प्रमाणक बनाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी हम नकदी भुगतान देने पर पक्षकार से प्राप्त होने वाली जो प्रमाणक होता है, लिखित प्रमाणक होता है, उसे हम डेबिट प्रमाणक कहते हैं। क्रेडिट प्रमाणक, दूसरा भाग है क्रेडिट प्रमाणक। क्रेडिट प्रमाणक, ये नगद रकम प्राप्ति के लिखित प्रमाण होते हैं। रकम पाने वाला इसे रकम चुकाने वाले को देता है। उदाहरण, नगद माल बेचने पर दिया गया कैश मेमो। यदि हम या कोई दुकानदार माल बेचता है और प्राप्त रसीद के बदले वो कैश मेमो प्रदान करता है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट प्रमाणक। और उदाहरण हम देख सकते हैं, ग्राहक से उधारी की रकम मिलने पर दी गई रसीद, किराएदार से किराया मिलने पर किराए की पावती या रसीद, ब्याज, कमीशन अथवा अन्य कोई आय मिलने पर क्रेडिट प्रमाणक में लिखा किया जाता है। लेखांकन प्रमाणक का दूसरा भाग है गैर रोकड़ प्रमाणक। जैसे नाम से स्पष्ट है, जहां रोकड़ का प्रयोग नहीं किया जाता, उधार लेन देन किया जाता है, वहां हम गैर रोकड़ प्रमाणक का प्रयोग करते हैं। गैर रोकड़ प्रमाणक, ये प्रमाणक व्यापार में उधार व्यवहार संपन्न होने पर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने का उद्देश्य हिसाब की पुस्तकों में भावी संदर्भ के लिए अभिलेख सुरक्षित रखना है। जैसे माल की उधार बिक्री के लिए बनाया गया क्रेडिट मेमो, उधार क्रय किए गए माल की वापसी पर बनाया गया डेबिट नोट आदि, या उधार बेचे गए माल की वापसी पर विक्रेता द्वारा बनाया गया क्रेडिट नोट। ये सब उदाहरण हैं गैर रोकड़ प्रमाणक के। जब भी कोई, हम एक बार समझने में ले सकते हैं कि व्यापार में जब भी उधार व्यवहार संपन्न किए जाते हैं, तो गैर रोकड़ प्रमाणक तैयार किया जाता है। और रोकड़ प्रमाणक तब तैयार किया जाता है जब कैश में
कोई भी व्यवहार किया जाता है, रोकड़ में कोई भी व्यवहार किया जाता है तो रोकड़ प्रमाणक का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं इनके प्रारूप, प्रमाणकों के प्रारूप। सबसे पहले देखते हैं डेबिट प्रमाणक। एक बार हमने पहले ही आपको बता चुका है कि डेबिट प्रमाणक क्या होते हैं, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि डेबिट प्रमाणक जब व्यवहार में नगद राशि का भुगतान किया जाता है तो डेबिट प्रमाणक तैयार किया जाता है। इसे निम्न उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण में क्वेश्चन दिया हुआ है, वंशिका इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर ने 22,500 रुपए कीमत का एक लैपटॉप व्यापारिक उपयोग हेतु नगदी खरीदा। आप इस विवरण से डेबिट प्रमाणक का नमूना तैयार कीजिए। बच्चों, आपको ये जो प्रारूप है उसे याद करना होगा कि डेबिट प्रमाणक कैसे तैयार करना है और क्रेडिट प्रमाणक कैसे तैयार करना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये प्रारूप याद करना है, समझना है। तो डेबिट प्रमाणक हमने पहले ही बताया, नगद राशि का भुगतान किए जाने पर डेबिट प्रमाणक तैयार किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, वंशिका इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर ने 22,500 रुपए कीमत का एक लैपटॉप व्यापारिक उपयोग हेतु नगदी खरीदा और इसके बदले उसने भुगतान किया। तो सबसे पहले संस्था का नाम वंशिका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका पता, प्रमाणक क्रमांक, जो प्रमाणक का हमारी फाइल में क्रमांक होगा वो हम ये डालेंगे, दिनांक डालेंगे और डेबिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे? जो वस्तु हमने खरीदी, लैपटॉप खाता या अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट कर दिया और उसका विवरण हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। लैपटॉप रोकड़ी खरीदा, रोकड़ में खरीदा है, नगद खरीदा है और नगद पत्र क्रमांक इतना। नगद पत्र जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कैश मेमो का क्रमांक डालेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था मूल प्रलेख और प्रमाणक दोनों में अंतर होता है। मूल प्रलेख हम व्यवहारिक रूप में भी जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कैश मेमो प्राप्त होता है, परंतु हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम कोई प्रमाणक तैयार, उसके आधार पर कोई प्रमाणक तैयार नहीं करते। परंतु जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो कोई भी लेन देन व्यापार में करती हैं तो उसके लिए प्रमाणक तैयार करती हैं। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हम कैश मेमो मार्केट से प्राप्त करते हैं उसका नंबर हम यहाँ पर शो करते हैं, परंतु ये जो प्रमाणक है लेखों में करने के लिए इसे तैयार किया जाता है, डेबिट प्रमाणक। तो फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट हमने कर दिया लैपटॉप खाता और उसका विवरण दे दिया, शब्दों में हमने राशि लिख दी, यहाँ पर राशि अंकों में लिख दी और यहाँ पर व्यापार के प्रबंधक मैनेजर के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर लेखा करने वाले के हस्ताक्षर होंगे और यह होगा जिन्हें हमने भुगतान किया है उनको रसीदी टिकट लगाकर उनके साइन हम ले लेंगे कि हमने आपको राशि भुगतान कर दी। अब अगला प्रमाणक हम देखते हैं क्रेडिट प्रमाणक। क्रेडिट प्रमाणक, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रेडिट प्रमाणक किसे कहते हैं, जस्ट उल्टा है डेबिट प्रमाणक से। तो क्रेडिट प्रमाणक जब व्यवहार में नगद राशि प्राप्त की जाती है, डेबिट प्रमाणक में हम नगद राशि का भुगतान करते हैं तब हम डेबिट प्रमाणक तैयार करते हैं और जब नगद राशि प्राप्त की जाती है तो क्रेडिट प्रमाणक तैयार करते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, लावण्या फर्नीचर मार्ट इंदौर ने 15,000 रुपए मूल्य का फर्नीचर रोकड़ी बेचा। आप इस सूचना से क्रेडिट प्रमाणक का एक काल्पनिक नमूना तैयार कीजिए। क्रेडिट प्रमाणक डेबिट प्रमाणक से अलग है, हम देख ही रहे हैं। सबसे पहले हम व्यापार का नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, प्रमाणक की संख्या लिखेंगे कि इस नंबर का प्रमाणक है, दिनांक डालेंगे और जो वस्तु हमने बेची है उसे हम क्रेडिट करेंगे, उसका खाता हम क्रेडिट करेंगे, उसे संबंधित खाते को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने
फर्नीचर मार्ट था, लावण्या फर्नीचर मार्ट था और उसने फर्नीचर ही बेचा है अर्थात माल बेचा है, तो हम सेल्स अकाउंट या विक्रय खाता को क्रेडिट करेंगे और उसका विवरण नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे। रोकड़ी फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर बेचा है, तो विक्रय खाता हम क्रेडिट करेंगे और उसका विवरण लिख देंगे। रोकड़ी फर्नीचर बेचा, कैश मेमो का नंबर डाल देंगे जो बिल हमने उस व्यक्ति को दिया हुआ है और शब्दों में अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर राशि अंकों में लिख देंगे। लास्ट में हस्ताक्षर मैनेजर के होंगे और यहाँ पर लेखापाल या अकाउंटेंट के होंगे। ये सब हो जाने के बाद हम अगला देखते हैं डेबिट प्रमाणक और क्रेडिट प्रमाणक के बाद गैर रोकड़ प्रमाणक। गैर रोकड़ प्रमाणक अर्थात उधार व्यवहारों के लिए यह प्रमाणक तैयार किए जाते हैं, जैसे माल का उधार क्रय या विक्रय, संपत्तियों का उधार क्रय या विक्रय। इसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण का क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं के आधार पर एक हस्तांतरण अंतरण प्रमाणक, हम गैर रोकड़ प्रमाणक को हस्तांतरण प्रमाणक भी कहते हैं, तैयार कीजिए। शुभम एजेंसी रतलाम ने सोनाली ट्रेडर्स भोपाल से 18,200 रुपए में एक कंप्यूटर उधार खरीदा। गैर रोकड़ प्रमाणक का ये नमूना है। इसमें जैसा हम डेबिट प्रमाणक और क्रेडिट प्रमाणक में लिख चुके हैं, लिखा है हमने प्रमाणक की संख्या, दिनांक, जो हम डेबिट यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों शो करना है प्रमाणक में, तो कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। डेबिट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 18,000 रुपए में कंप्यूटर उधार खरीदा शुभम एजेंसी ने, तो शुभम एजेंसी के लिए हम प्रमाणक तैयार कर रहे हैं। तो हमने उधार माल खरीदा है, क्या खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, इसलिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। और किससे खरीदा है, क्योंकि हमने उधार खरीदा है इसलिए हम कैश न लिखकर हम क्या लिखेंगे, जिस संस्था से हमने या जिस दुकान से हमने सामान खरीदा है उसका नाम। तो क्रेडिट होगा सोनाली ट्रेडर्स भोपाल और उसका विवरण दे देंगे, कंप्यूटर खरीदा, बीजक क्रमांक या बिल नंबर 110। फिर कोई सा भी नंबर हो सकता है और शब्दों में राशि लिख देंगे। यहाँ पर भी डेबिट के सामने भी राशि लिखी जाएगी कि कंप्यूटर खाता कितने से डेबिट होगा और यहाँ पर सोनाली ट्रेडर्स का खाता 18,200 रुपए से क्रेडिट होगा। लास्ट में वही हस्ताक्षर मुख्य प्रबंधक के और अकाउंटेंट। बच्चों, इतना हम समझने के बाद हमें मूल प्रलेख और प्रमाणक तो समझ में आ गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूल प्रलेख और प्रमाणक में लेखांकन की दृष्टि से अंतर है, तो हम फिर से दोनों में अंतर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पहले अंतर का पॉइंट है, मूल प्रलेख में यह प्रमाणक तैयार करने के काम आता है। जो मूल प्रलेख होता है उसके अनुसार ही व्यापार में प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। प्रमाणक में पहला पॉइंट, मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि मूल प्रलेख यह प्रमाणक तैयार करने के काम आता है और प्रमाणक में मूल प्रलेख के आधार पर ही प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। दूसरा अंतर का पॉइंट है, इन्हें लेन देन के लेखांकन के लिए तैयार नहीं किया जाता। हम व्यवहार में भी मूल प्रलेख या कैश मेमो हमें दुकान से प्राप्त होता है, परंतु हम उसका लेखांकन में प्रयोग नहीं करते हैं। वही यहाँ पर बताया हुआ है, इन्हें लेन देन के लेखांकन के लिए तैयार नहीं किया जाता, और जबकि प्रमाणक को लेन देन के लेखांकन के लिए तैयार किया जाता है। थर्ड अंतर का पॉइंट है, यह लेन देन को प्रमाणित करने वाला प्रलेख है। यह जो मूल प्रलेख होता है वह लेन देन को तो प्रमाणित करता है, इसलिए ये प्रमाणित करने वाला प्रलेख है, और यह लेन देन के सही लेखांकन का प्रलेख है, क्योंकि इसी के आधार पर खातों में लेखे किए जाते हैं।
चौथा पॉइंट है अंतर का, इसमें किए गए व्यवहार का पूरा विवरण रहता है और इसमें लेखांकन के उद्देश्य से व्यवहार का आवश्यक विवरण रहता है। जो लेखांकन में हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उनका विवरण हमें प्रमाणक में प्राप्त हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह व्यवहार की प्रकृति डेबिट या क्रेडिट को स्पष्ट नहीं करता। जो मूल प्रलेख है वो खातों में किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है ये स्पष्ट नहीं करता, परंतु प्रमाणक यह स्पष्ट करता है। तो यह व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करता है, अर्थात डेबिट एवं क्रेडिट को स्पष्ट करता है। अगला अंतर का पॉइंट है, इन्हें सहायक प्रमाणक कहा जाता है। जो मूल प्रलेख होते हैं उन्हें सहायक प्रमाणक कहते हैं, जबकि प्रमाणक इन्हें लेखांकन प्रमाणक कहा जाता है। बच्चों, आपको अंतर से समझ में ही आ गया होगा कि मूल प्रलेख और प्रमाणक में क्या अंतर है। अब हम अपनी विषय वस्तु के सेकंड पॉइंट पे आते हैं, लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण के बारे में आपको मैं पहले बता दूं कि लेखांकन समीकरण लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। प्रत्येक लेन देन का नाम पक्ष और जमा पक्ष पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष पर समान रूप से जो भी हम व्यापार में लेन देन करते हैं उसका नाम पक्ष और जमा पक्ष पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन दोनों पक्षों का योग सदैव समान रहता है। इस समानता को दर्शाने के लिए विभिन्न लेखा समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह समीकरण लेखांकन समीकरण या चिट्ठा समीकरण या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। लेखांकन समीकरण का आधार यह है कि यदि कोई व्यवहार संपत्ति पक्ष को प्रभावित करता है तो वह समान रूप से दायित्व और पूंजी पक्ष को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार हमारा लेखांकन समीकरण है संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। बच्चों, आपको ये सब अच्छे से याद करना होगा कि हमारा लेखांकन समीकरण क्या है। संपत्तियां, व्यापार की जितनी भी संपत्तियां हैं और संपत्तियों से संबंधित जो भी व्यवहार है हम संपत्तियां पक्ष में लिखेंगे और उसका जो दूसरा प्रभाव पड़ेगा वो दायित्व और पूंजी के पक्ष में पड़ेगा। इस प्रकार हमारा जो समीकरण होगा वो दोनों तरफ समान होगा, जो हम क्वेश्चन करके भी हम आगे देख लेंगे, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम इस समीकरण को अलग अलग समझ लेते हैं कि व्यापार की संपत्तियां कौन कौन सी हैं और व्यापार के दायित्व क्या हैं और पूंजी क्या है। तो सबसे व्यापार की संपत्तियां, व्यवसाय की प्रमुख संपत्तियां निम्न हैं, जैसे हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, प्राप्य विपत्र, विनियोग, उपकरण एवं औजार, अंतिम रहतिया, भूमि एवं भवन, प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं फिटिंग्स, ख्याति। ये सब व्यवसाय की संपत्तियां हैं। जो आपको जो क्वेश्चन करने के लिए आएंगे तो जो भी संपत्तियां क्वेश्चन में दी हुई होंगी वो सब इनसे संबंधित होंगी और आप संपत्ति पक्ष में उनका अमाउंट लिखेंगे। आगे व्यवसाय के प्रमुख दायित्व, लेनदार, देय विपत्र, बैंक ऋण, ऋण पत्र, अदत्त व्यय, कर्मचारी भविष्य निधि और भी कई दायित्व हैं जो हमें क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो हम उसे दायित्व पक्ष में लिखेंगे, उनका अमाउंट लिखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूंजी किसे कहते हैं? तो व्यवसाय में इस व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो भी नगद राशि स्टार्टिंग में जो भी नगद राशि माल या संपत्ति लगाई जाती है जब व्यवसाय शुरू होता है तो जो भी नगद राशि माल या संपत्ति लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। यह व्यवसाय के लिए दायित्व है।
क्योंकि आपने बिजनेस में भी, व्यवसाय अध्ययन में भी पढ़ा होगा कि कंपनी और कंपनी के स्वामी का अस्तित्व अलग अलग होता है, और इसलिए कंपनी का स्वामी यदि व्यवसाय में कुछ राशि, माल या संपत्ति लगाता है तो वह व्यवसाय का दायित्व होता है कि वह स्वामी को ये राशि भविष्य में प्रदान करेगा। तो इसलिए पूंजी एक प्रकार से दायित्व है। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के बिंदु पर चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।